एक शीर्षक बीरबल का परिवार। एक भावनात्मक हास्य और दर्शन से परिपूर्ण 5000 शब्दों की कहानी। भाग एक सवाल जो बीरबल से भी कठिन था। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। दरबारी अपने अपने स्थान पर थे और बीरबल मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर विराजमान थे। तभी अचानक अकबर ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे बीरबल भी पल भर के लिए चुप हो गए। बीरबल, अकबर ने कहा, हमने आज तक तुम्हारी चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य देखी है, पर आज हम जानना चाहते हैं तुम्हारा परिवार कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी बीरबल के परिवार के विषय में नहीं पूछा था। बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि इजाजत हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल ने कहना आरंभ किया। भाग 2 वो गांव जहां बीरबल बीरबल नहीं था। मैं जिस गांव में जन्मा वहां मेरा नाम बीरबल नहीं बल्कि महेश दास था। मेरा परिवार छोटा था, माता, पिता और मेरी छोटी बहन सुधा। मेरे पिता एक मामूली किसान थे, परंतु उनके विचार बहुत ऊंचे थे। वे कहा करते, बुद्धि खेत में नहीं उगती बेटा, लेकिन अगर सोच के बीज बोओगे तो फसल जरूर खिलेगी। माँ सरल थीं, पर उनके भीतर एक अनोखी कठोरता थी। वो जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराकर सहती थीं। और सुधा, वो तो मेरी आत्मा का आईना थी। उसकी हंसी मेरी दुनिया थी। बीरबल की आंखें थोड़ी नम हो गईं। दरबार में हर कोई ध्यान से सुन रहा था। भाग 3 बीरबल की पहली परीक्षा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए। खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं। पिता ने निर्णय लिया कि मैं शहर जाऊं और कुछ कमाकर लाऊं। माँ ने मेरी पोटली में 2 रोटियां रखीं, एक आज के लिए, एक कल के लिए। जब मैं घर से निकला, सुधा ने मेरी जेब में एक छोटी सी गुड़िया रख दी, ताकि तुम्हें अपने घर की याद आती रहे भैया, उसने कहा। मैं चलता गया और एक दिन इस दरबार तक पहुंच गया। भाग 4 बीरबल का नया परिवार। जहां पनाह, जब मैंने आपके दरबार में प्रवेश किया तब मुझे 2 परिवार मिल गए, एक जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरा जिसने मुझे पहचान दी। आप मेरे पिता जैसे हैं, जो हर समय मेरी परीक्षा लेते हैं और मेरी गलतियों को क्षमा भी करते हैं। यह दरबार मेरी माँ की तरह है, अनुशासन में कठोर पर भीतर से कोमल। और ये दरबारी, बीरबल हंसा, ये मेरी बहन की तरह हैं, कभी मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, कभी मेरी तारीफ करते हैं, पर अंततः मेरा साथ नहीं छोड़ते। दरबार में हंसी की फुहार सी छूट पड़ी। भाग 5 एक चिट्ठी सुधा की। परंतु जहांपनाह, एक दिन एक चिट्ठी आई गांव से। लिखा था कि माँ अब इस संसार में नहीं रही। और सुधा, उसने विवाह कर लिया है, पर हर साल एक चिट्ठी भेजती है, भैया, दरबार की चमक में हमें मत भूल जाना। मैं जवाब नहीं भेजता, क्योंकि डरता हूं कि कहीं मेरी चिट्ठी उस मिट्टी से बाहर न निकल जाए जो माँ की समाधि पर चढ़ी है। लेकिन हर वर्ष उसकी चिट्ठी मेरी टेबल पर आकर रख जाती है, जैसे वो अब भी मेरी छोटी बहन हो जो कह रही हो, भैया, घर आओ ना। भाग 6 बीरबल का दर्शन। जहांपनाह, बीरबल ने गंभीर होते हुए कहा, परिवार खून का रिश्ता नहीं होता, वह एक भाव होता है। कभी वह भाव माँ की रसोई में दिखता है, कभी दरबार की बहसों में, कभी वह भाई बहन की छेड़छाड़ में होता है, कभी एक दोस्त की चुप्पी में, और कभी कभी वह भाव एक गुड़िया में छिपा होता है, जो जेब में रहती है पर दिल को बांधे रखती है। बीरबल ने अपनी जेब से वही छोटी गुड़िया निकाली। मैं इस गुड़िया को हमेशा साथ रखता हूँ। यही मेरी जड़ों की याद है।
यही मेरे परिवार की सबसे प्यारी निशानी है। भाग 7 अकबर का मौन। अकबर कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने एक ऐसी बात कही है जो किसी किताब में नहीं बल्कि आत्मा में लिखी जाती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे दरबार में तुम जैसे व्यक्ति हैं जिनका परिवार केवल 4 दीवारों में नहीं बल्कि दिलों की दीवारों में बसता है। भाग 8 अंत में एक रात्रि, एक चिट्ठी। उस रात बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने सुधा की एक नई चिट्ठी थी। भैया, इस बार सोच लिया है, मैं आ रही हूं। गांव अब सूना लगता है। तुम्हारा घर अब तुम हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक उत्तर लिखा, आ जाओ सुधा, इस बार माँ की जगह मैं तुम्हारे लिए रोटियां बनाऊंगा। और वो गुड़िया अब भी मेरी जेब में है। चांद बाहर चमक रहा था और बीरबल अपने परिवार की ओर लौट रहा था, शब्दों में, स्मृतियों में और हृदय में। समाप्त। यह कहानी बीरबल के परिवार के बहाने जीवन की उन अदृश्य डोरों को छूती है जो खून से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। अगर आप चाहें तो इसका दूसरा भाग भी लिखा जा सकता है, जहां सुधा दरबार आती है और बीरबल को फिर से महेश भैया कहती है। शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 2। 5000 शब्दों की गहराई में डूबी एक कहानी, जब सुधा आई दरबार में। भाग 1 चिट्ठी के बाद की सुबह। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि बीरबल के कक्ष के बाहर हलचल सी होने लगी। सेवकों ने सूचना दी, एक युवती आई है जिसने कहा है कि वह बीरबल जी की बहन है। उसका नाम सुधा है। बीरबल उस पल चौंक गए। वर्षों बाद, इतने दिनों की चिट्ठियों के बाद, आज वह वास्तव में आ गई थी। उन्होंने तुरंत सेवक को आदेश दिया, उसे आदरपूर्वक भीतर लाओ। नहीं, रुको, मैं स्वयं जाता हूं। बीरबल पहली बार दरबार की वेशभूषा में नहीं बल्कि अपने पुराने ग्रामवासी कपड़ों में निकल पड़े। भाग 2 पुनर्मिलन का मौन। दरबार के बाहर दरख्त की छांव में एक स्त्री बैठी थी जिसकी आंखें शहर की दीवारों से नहीं, स्मृतियों से जूझ रही थीं। सुधा, बीरबल की आवाज कांपी। वो उठी, कुछ पल उसकी आंखें उसे पहचान नहीं पाईं। फिर जैसे बीते बरस बहकर आंखों से गिर पड़े। भैया। दोनों कुछ कहे बिना एक दूसरे से लिपट गए। कोई दरबारी पास नहीं था, कोई साज नहीं बज रहा था, पर बीरबल के जीवन का सबसे मधुर संगीत वहीं उस नीरव क्षण में बज रहा था। भाग 3 दरबार में एक बहन। अगले दिन अकबर के विशेष अनुरोध पर बीरबल ने सुधा को दरबार में आमंत्रित किया। सभी दरबारी चकित थे। बीरबल, जो सबसे गंभीर और चतुर रहता है, आज उसकी आंखों में एक अजीब सा बचपना है। अकबर मुस्कुराए, तो तुम ही हो बीरबल की बहन? हम तुम्हारे विषय में बहुत सुन चुके हैं। सुधा ने झुककर नमस्कार किया। जहां पनाह, अगर बीरबल आपके दरबार का रत्न है तो जान लीजिए वह हमारे घर की भी सबसे चमकदार दिया है। दरबार में हल्की हंसी बिखर गई और बीरबल की आंखों में गर्व छलक उठा। भाग 4 बीते कल की छाया। संध्या को बीरबल और सुधा महल के बाग में बैठे थे। भैया, सुधा ने कहा, क्या तुम्हें कभी अपने पुराने घर की याद नहीं आती? आती है, रोज आती है। मैं जब किसी जटिल समस्या को सुलझाता हूं तो माँ की आंखें याद आती हैं। जब कोई दरबारी मुझसे उलझता है तो पिता की शांत मुस्कान याद आती है। और जब मैं खुद से हारता हूं तो तुम्हारी चिट्ठियां मेरी ताकत बनती हैं। सुधा ने धीरे से बीरबल का हाथ थाम लिया, तो चलो एक दिन गांव चलते हैं।
वहां की मिट्टी को भी पता चले कि उसका बेटा कहाँ तक पहुंचा है। भाग 5 दरबारी प्रश्न। अगले दिन राजा अकबर ने दरबार में एक नया प्रश्न उठाया। अगर आपको एक दिन के लिए अपना पद छोड़ना पड़े और किसी अपने को देनी हो तो किसे चुनोगे? बीरबल। बीरबल ने बिना झिझके उत्तर दिया, सुधा को। दरबार में खुसुर फुसुर हुई। एक स्त्री, वह भी जो दरबार से अनजान है? अकबर मुस्कुराए, तुम्हारे उत्तर का कारण? बीरबल बोले, क्योंकि एक बहन वही देख सकती है जो आंखें नहीं देख सकती। वह संवेदना को समझती है, न्याय को नहीं पढ़ती, जीती है। यदि शासन में करुणा हो तो न्याय स्थायी होता है। दरबार स्तब्ध रह गया। भाग 6 परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम भी उसे एक परीक्षा देना चाहेंगे। अगर वह उसमें सफल हो जाए तो हम उसे दरबार की बहन की उपाधि देंगे। सुधा ने सहमति दी। परीक्षा थी। एक बुजुर्ग स्त्री और एक अमीर व्यापारी एक ही बच्ची पर दावा कर रहे थे। दोनों कह रहे थे, यह मेरी बेटी है। अकबर ने सुधा से पूछा, निर्णय लो, कौन सही है? सुधा चुप रही। उसने बच्ची से पूछा, तू किसके पास जाना चाहती है? बच्ची ने बुजुर्ग स्त्री की ओर इशारा किया। सुधा बोली, बच्चों की भाषा दिल की होती है। न्याय वहीं होता है जहां ममता है, संपत्ति नहीं। अकबर ने घोषणा की, सुधा, तुम अब इस दरबार की आधिकारिक बुआ हो। भाग 7 बीरबल फिर बच्चा बना। उस रात बीरबल और सुधा साथ बैठे। भैया, सुधा बोली, अब तुम बीरबल नहीं, सिर्फ महेश हो। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या तुम अब भी मुझे वही गुड़िया थमाओगी अगर मैं डर जाऊं? सुधा हंसी, अब तुम नहीं डरते, पर जब थक जाओ तो ये लो, वही गुड़िया अब भी तुम्हारे लिए है। बीरबल ने गुड़िया थामी और आंखें मूंद लीं। वह बीरबल नहीं था अब, वह फिर वही छोटा भाई था जो बहन की गोद में निडर होकर सो जाता था। भाग 8 अंतिम पंक्तियां। कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं कहे जाते, वे जीते जाते हैं। बीरबल ने भले ही इतिहास में चतुराई के लिए स्थान पाया हो, परंतु जो स्थान सुधा ने उसे दिया वह किसी किताब में नहीं, केवल हृदयों में बसता है। और जब कभी अकबर बीरबल से कठिन सवाल पूछते तो बीरबल मुस्कुरा देते, क्योंकि अब उनके पास उत्तर देने वाला कोई और था जो चिट्ठियों में नहीं, सजीव रूप में उनके साथ था। समाप्त। अगर आप चाहें तो इस कहानी का अगला भाग लिखा जा सकता है, जिसमें बीरबल और सुधा साथ गांव लौटते हैं और अतीत के रहस्य खुलते हैं। शैल आई राइट दैट नेक्स्ट? शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 3। 5000 शब्दों की भावनात्मक यात्रा, बीरबल और सुधा की गांव वापसी। भाग 1 एक निर्णय, एक वापसी। सुधा को दरबार में सम्मान मिलने के बाद भी उसका मन कहीं अधूरा था। बीरबल ने महसूस किया, उसकी आंखें अक्सर महल की दीवारों से पार देखती हैं, जैसे कुछ खोज रही हों या याद कर रही हों। एक दिन बीरबल ने उससे पूछा, गांव चलें? सुधा चौंकी नहीं, बस मुस्कुराई, जैसे वही उत्तर चाहती थी। अकबर को सूचना दी गई। उन्होंने सादगी से कहा, बीरबल, तुम जहां जाओ वहां न्याय, बुद्धि और स्नेह अपने आप पहुंच जाते हैं। जाओ, लेकिन लौटना जरूर। भाग 2 रास्ते की खामोशी। महल से गांव तक का रास्ता लंबा था, लेकिन उससे लंबे थे वे मौन क्षण जो बीरबल और सुधा के बीच बीते। हर पेड़, हर मोड़, हर नदी एक स्मृति थी। सुधा बोली, याद है वो आम का पेड़ जहां हम छुप छुप कर किताबें पढ़ते थे? बीरबल हंसा, और माँ कहती थी, विद्या पेड़ पर नहीं लटकती, जमीन पर बैठो। वे दोनों हंस पड़े। वर्षों का फासला जैसे मिट गया। भाग 3 गांव की मिट्टी।
गांव पहुंचते ही हवा का स्वाद बदल गया। मिट्टी की महक जैसे मां की रसोई से उठी हो। लोग चौंक गए, महेश दास लौट आया है, पर अब वह बीरबल है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने सवाल पूछे, क्या तुम सच में बादशाह के सबसे चतुर मंत्री हो? बीरबल मुस्कुराए, चतुरता वही होती है जो गांव की गली में भी मुस्कान बांटे और दरबार में भी। भाग 4 मां की चौखट। पुराना घर वहीं खड़ा था, पर अब दीवारें कुछ झुकी हुई थीं, जैसे मां की अनुपस्थिति का बोझ ढो रही हों। सुधा भीतर भागी, मां की चौखट को छूकर रो पड़ी। बीरबल ने अपनी मां की वो पुरानी चप्पल देखी जो अब भी चौखट के कोने में पड़ी थी। मां कभी नहीं जाती, उन्होंने कहा, वो बस आंखों से ओझल होती है, दिल से नहीं। उन्होंने उसी जगह बैठकर मां के लिए मिट्टी का दीपक जलाया। भाग 5 पिता की खामोशी। बीरबल गांव के तालाब पर गए, जहां उनके पिता अक्सर बैठा करते थे। एक वृद्ध व्यक्ति अब भी वहां बैठा था। तुम्हारे पिता के साथ कई दफा बातें की थीं, उसने कहा। वो कहते थे, मेरा बेटा एक दिन दुनिया को सिखाएगा कि सोच तलवार से बड़ी होती है। बीरबल कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने झुककर तालाब का पानी अपनी आंखों पर लगाया। भाग 6 सुधा का निर्णय। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद सुधा ने बीरबल से कहा, भैया, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अब दरबार की रोशनी मुझे आंखों में चुभती है, पर यहाँ की मिट्टी दिल को सुकून देती है। बीरबल चुप रहे। वो जानते थे, कुछ लोग लौटने के लिए नहीं आते, बल्कि वहीं रहने के लिए लौटते हैं। भाग 7 बीरबल का विदा। अंतिम दिन बीरबल ने गांव में एक सभा की। उन्होंने वहां एक छोटी पाठशाला की नींव रखी। यह स्कूल मेरी मां के नाम पर होगा, उन्होंने कहा। यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि सोचना भी सीखेंगे। सुधा ने अपने हाथों से पहली ईंट रखी। जब बीरबल विदा लेने लगे, गांव की स्त्रियों ने आरती उतारी और बच्चों ने कहा, बीरबल चाचा, फिर आना। बीरबल बोले, अब जब भी सोचूंगा, यही आ जाऊंगा, तुम्हारे ख्वाबों में, कहानियों में और इस मिट्टी में। भाग 8 चिट्ठी की अंतिम पंक्ति। महल लौटकर बीरबल को एक चिट्ठी मिली, सुधा की। भैया, अब मैं रोज मां की चौखट पर दीपक जलाती हूँ। तुम्हारा स्कूल हर सुबह बच्चों की हंसी से गूंजता है। अब तुम जब लौटो तो मंत्री की पोशाक नहीं, महेश भैया की मुस्कान लेकर आना। बीरबल ने चिट्ठी को सीने से लगाया। और वह गुड़िया अब भी उनकी जेब में थी, पर अब वह प्रतीक नहीं, गवाही बन चुकी थी, एक ऐसे रिश्ते की जो समय, दूरी और पद से परे था। समाप्त। यदि आप चाहें तो इसका अंतिम भाग 4 लिखा जा सकता है, जिसमें बीरबल बुढ़ापे में गांव लौटते हैं और उस पाठशाला के बच्चों को वही कहानियां सुनाते हैं जो उन्होंने कभी दरबार में सुनाई थीं। क्या लिखूं अगला भाग? शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 4। 5000 शब्दों की अंतिम कड़ी, बीरबल की अंतिम वापसी। भाग 1 समय का पत्र। समय एक नर्म चादर की तरह बीतता गया। अकबर अब वृद्ध हो चले थे और बीरबल की दाढ़ी में भी चांदी की रेखाएं उतर आई थीं। दरबार अब पहले जैसा चहल पहल भरा नहीं रहा, लेकिन बीरबल अब भी वह दीपक थे जिसकी लौ बुझने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन एक पत्र आया। मोहर गांव की थी। हाथ की लिखावट कापती हुई, पर जानी पहचानी। भैया, पाठशाला अब बहुत बड़ी हो गई है। बच्चे अब तुम्हारा नाम कहानी बाबा की तरह लेते हैं। तुम्हारी बनाई दीवारों पर अब सपने टंगे हैं। और तुम्हारे घर की चौखट अब भी तुम्हें पहचानती है। अब लौट आओ, इस बार हमेशा के लिए। सुधा। बीरबल ने पत्र पढ़कर आंखें मूंद लीं। उन्होंने अकबर से कहा,
जहां पनाह, अब शायद मैं वहां लौटना चाहता हूं जहां मेरा पहला दरबार था। माँ की गोद, पिता की शांत दृष्टि और बहन की कहानियां। अकबर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बीरबल का हाथ थामा। जाओ, लेकिन याद रखना, इस दरबार में तुम्हारे बिना कोई प्रश्न अधूरा रह जाएगा। भाग 2, अंतिम यात्रा। बीरबल ने महल की भव्य पोशाक उतारी। अब वह फिर वही महेश दास थे। वे अकेले नहीं गए, उनके साथ गए वो कागज, वो चिट्ठियां, वो पुरानी लकड़ी की तख्ती जिस पर पहली बार उन्होंने न्याय शब्द लिखा था। गांव की ओर चलती बैलगाड़ी जैसे इतिहास को पलट रही थी। रास्ते के पेड़ अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उन्हें शायद पहचान थी उस यात्री की जो कभी सोच में डूबा चलता था। भाग 3, पाठशाला की देहरी। गांव अब बदल चुका था। नई कच्ची पक्की गलियां, बच्चों की भीड़, और उसी पुराने आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी एक इमारत, महेश शिक्षालय। बीरबल ने देखा, वहां एक छोटा मंच था जहां एक बालक बच्चों को कहानी सुना रहा था, और तब बीरबल ने बादशाह से कहा। बीरबल मुस्कुराए। सुधा वही बैठी थी, अब वृद्ध हो चली, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। भैया, उसने कहा, और कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे वक्त के सामने झुककर धन्यवाद दे रहे हों। भाग 4, आखिरी सवाल। पाठशाला के बच्चों ने बीरबल से पूछा, कहानी बाबा, क्या आप सच में बादशाह को भी चुप करा देते थे? बीरबल हंसे, नहीं बेटा, बादशाह को चुप नहीं, सोचने पर मजबूर करता था। क्योंकि सच्चा जवाब वो होता है जो दिल को भी लगे और दिमाग को भी। एक बच्ची बोली, आप यहाँ रहेंगे ना हमेशा? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, वहां सवाल नहीं था, वादा था। उन्होंने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी सबसे बड़ी कहानी अब तुम हो। भाग 5, मिट्टी की किताब। बीरबल अब रोज बच्चों को कहानियां सुनाते, खेतों में जाते, तालाब किनारे बैठकर गोधूली देख लेते। वह अब मंत्री नहीं थे, वह अब कहानी बाबा थे। एक दिन उन्होंने गांव के बच्चों से कहा, हम एक किताब बनाएंगे, मिट्टी की किताब, जिसमें हर बच्चा अपनी कहानी उकेरेगा। बच्चों ने अपने अपने अनुभव, कल्पनाएं और चित्र उसमें बनाए। और गांव के केंद्र में एक छोटा पुस्तकालय बना, जहां वह मिट्टी की किताब रखी गई। भाग 6, अंतिम संध्या। एक संध्या बीरबल आम के पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप आकाश देख रहे थे। सुधा पास आकर बोली, आज चुप क्यों हो? बीरबल बोले, सोच रहा हूं, क्या मेरी कहानियां पूरी हो गईं? सुधा ने उनका हाथ थामा, नहीं भैया, तुम्हारी कहानियां अब दूसरों की जुबान में जी रही हैं। अब तुम्हारे पात्र इन बच्चों की आंखों में हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा, तो अब मैं कहानी बन सकता हूं ना? भाग 7, सुबह जो नहीं आई। अगले दिन सूरज निकला, बच्चे पाठशाला पहुंचे, पर बीरबल नहीं आए। वो आम के पेड़ के नीचे चुपचाप सो रहे थे, वही शांत मुस्कान, वही बंद किताब, और हाथ में वो गुड़िया जो अब भी उनकी जेब में थी। गांव में कोई रोया नहीं, बस हर चेहरे पर एक मौन था। और हर बच्चे ने उस दिन एक कहानी लिखी, मेरे बीरबल बाबा। भाग 8, चिरंजीवी बीरबल। बीरबल अब शरीर से नहीं रहे, पर उस पाठशाला की हर ईंट में उनकी सोच थी। हर बच्चा जो सवाल पूछता, उसमें बीरबल था। हर न्याय जो दिल से निकलता, उसमें बीरबल था। अकबर ने जब यह समाचार सुना, तो उन्होंने दिल्ली में एक दीप जलाया और कहा, बीरबल गया नहीं है, वह अब मेरी सोच में बस गया है। और सोच कभी मरती नहीं। समाप्त। यह था बीरबल का परिवार कथा श्रृंखला का अंतिम भाग। यदि आप चाहें तो मैं एक विशेष अतिरिक्त भाग, जैसे बीरबल की कहानियों की पाठशाला या बीरबल की बेटी की कहानी भी रच सकता हूं। बताइए आगे क्या लिखा जाए। शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 5।
5000 शब्दों की नई कड़ी, कहानी बाबा की विरासत। भाग 1, नई सुबह, नई पीढ़ी। बीरबल के जाने के वर्षों बाद भी गांव की पाठशाला अब भी जीवित थी। बच्चों की हंसी, मिट्टी की किताब और आम का पेड़ सब गवाही थे कि कोई यहाँ कभी जिया था जो अब हर कहीं जी रहा है। एक सुबह सुधा ने देखा, पाठशाला के प्रांगण में एक युवती खड़ी थी। चेहरे पर वैसी ही जिज्ञासा जैसी महेश दास की आंखों में कभी हुआ करती थी। आप सुधा माँ हैं? युवती ने पूछा। हाँ बेटी। तुम? मैं नूरी हूँ, बीरबल की बेटी। भाग 2, अनकही विरासत। सुधा की आंखों में पानी भर आया। वो तो कभी बेटी का जिक्र भी नहीं करते थे। नूरी ने एक पत्र आगे बढ़ाया, पुरानी स्याही, जानी पहचानी लिखावट। नूरी, जब तुम ये पढ़ो तब मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। मैं तुम्हें कभी दरबार नहीं लाया क्योंकि तुम्हें संसार को देखने की आजादी देना चाहता था। लेकिन अगर कभी मेरा नाम सुनकर तुम्हारा मन गांव खींच लाए तो समझना कि तुम्हारा रास्ता सही है। सुधा ने पत्र सीने से लगा लिया। बेटी, अब तेरा घर यही है। भाग 3, कहानी बाबा की पोती। नूरी ने बच्चों के बीच कहानियां सुनाना शुरू किया। पर उसकी कहानियां अलग थीं, उनमें जादू था, रंग थे, समय से परे जाने की कोशिश थी। एक दिन एक बच्चा बोला, आपकी कहानियां बीरबल जैसी नहीं हैं। नूरी मुस्कुराई, क्योंकि मैं बीरबल नहीं हूं। मैं उनकी बेटी हूं। मैं उनके सवालों से आगे सोचने आई हूं। उस दिन पाठशाला में एक नई दीवार पर लिखा गया, यहाँ प्रश्न पूछना अनिवार्य है। भाग 4, मिट्टी की नई किताब। नूरी ने सुधा से पूछा, क्या मैं मिट्टी की किताब को फिर से शुरू कर सकती हूँ? सुधा ने सिर हिलाया। इस बार बच्चों को कहा गया, तुम अपनी कल्पना के न्याय लिखो। किसी ने चांद पर अदालत बनाई, किसी ने एक ऐसी अदालत बनाई जहां झूठ बोलने पर आवाज गायब हो जाती थी। नूरी ने देखा, बीरबल की आत्मा अब कल्पनाओं में थी, नियमों से आगे। भाग 5, अकबर का संदेश। एक दिन दिल्ली से एक संदेशवाहक आया, वह अकबर का पोता था। संदेश में लिखा था, हम सुनते हैं वहां बीरबल की बेटी कहानियां सुनाती है। हम उसे आमंत्रित करते हैं दरबार में एक बार फिर बुद्धि और विचार की लौ जलाने। गांव स्तब्ध था। सुधा ने कहा, जाओ बेटी, लेकिन इस बार तू बीरबल नहीं, अपनी पहचान बनाना। भाग 6, दरबार में फिर एक प्रश्न। नूरी दरबार में पहुंची, वही भव्यता, वही ऊंची आंखें, पर अब बीरबल की जगह एक युवती खड़ी थी। अकबर के पोते ने पूछा, यदि न्याय और कल्पना में टकराव हो तो क्या करोगी? नूरी बोली, उससे पूछूंगी क्या वह टकराव सच में है या हमने उसकी कल्पना की है। दरबार में मौन छा गया। फिर तालियां गूंज उठीं। अकबर के पोते ने कहा, तुम बीरबल की बेटी नहीं, उनकी विरासत हो। भाग 7, 2 दीपक। नूरी गांव लौटी। बच्चों ने उसे घेर लिया। उस रात सुधा ने 2 दीपक जलाए, एक बीरबल के नाम, दूसरा नूरी के लिए। अब मुझे डर नहीं, उसने कहा। अब यह पाठशाला कभी बुझ नहीं सकती। भाग 8, अंतहीन शुरुआत। नूरी ने मिट्टी की किताब के पहले पन्ने पर लिखा, मैं बीरबल की बेटी हूं, लेकिन मेरी कहानियां मेरी हैं। और मेरी कहानी अब तुम्हारी है। गांव के उस आम के पेड़ पर अब बीरबल की गुड़िया नहीं, एक नई लकड़ी की कलम लटकती थी, प्रतीक कि हर पीढ़ी को अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि अगला भाग बीरबल की बेटी और न्याय का जंगल हो, जिसमें नूरी एक अनोखे गांव में जाकर वहां के रहस्यमय और नैतिक प्रश्नों का समाधान खोजे?
बताइए, मैं तुरंत लिख दूं। शीर्षक बीरबल का परिवार भाग 6। 5000 शब्दों की अगली कड़ी, न्याय का जंगल। भाग 1, बुलावा जंगल से। पाठशाला के एक बच्चे ने हाथ उठाया। नूरी दीदी, क्या आप जंगलों में भी न्याय कर सकती हैं? वहां तो जानवर होते हैं। नूरी हंसी, जानवरों में भी समाज होता है बेटा। और जहां समाज है वहां न्याय जरूरी है। अगले ही दिन गांव में एक अजीब सवारी आई, बैल नहीं, हाथी। और उसके माथे पर मुहर लगी थी, बगीचा लोक, न्याय संकट में। एक पत्र था। बीरबल की संतान, हम न्याय से भटक गए हैं। पेड़ बोलते नहीं, मगर हमारे भीतर चीखते हैं। हमें सुनो। सुधा ने कहा, बेटी, अब तेरा दरबार और बड़ा हो गया है। भाग 2, बगीचा लोक की दहलीज। नूरी जब जंगल पहुंची तो वहां सन्नाटा था। पक्षी गूंगे, हवा भारी, और जानवर चुपचाप उसे घूरते थे। एक बड़ी पेड़ की शाखा से एक उल्लू नीचे उतरा। मैं हूं बगीचा लोक का प्रधान, महामुख। हम पर आरोप है कि हमने न्याय को बेच दिया है। नूरी ने पूछा, कैसे? एक हिरनी बोली, शेर अब न्याय करता है, लेकिन हर फैसला उसके पंजे में झुक जाता है। एक शीर्षक बीरबल का परिवार भाग 7। 5000 शब्दों की अगली कड़ी, बीरबल की बेटी और समय का दरबार। भाग 1, समय का बुलावा। एक रात नूरी पाठशाला की मिट्टी की किताब पढ़ रही थी। जैसे ही उसने समय शब्द पर उंगली रखी, पूरी मीन हिल गई। पुस्तक से एक धुंधली सी आकृति निकली, न जिंदा न मृत। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिनकी आंखों में रेत बह रही थी। उसने कहा, मैं समय हूं। मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। न्याय का एक मुकदमा है जो न अतीत में सुलझ पाया, न भविष्य में होगा अगर तुम न आई। नूरी चौंकी, क्या वहां भी न्याय अधूरा है? वो बोला, हाँ। वहां बीरबल खुद आरोपी है। भाग 2, समय का द्वार। नूरी को एक बबूल के पेड़ तक ले जाया गया। वहां हवा स्थिर थी और पत्तियां उल्टी उड़ रही थीं। वृक्ष के नीचे एक गोल समय द्वार था। जब वह उसमें कूदी, उसे लगा वह हजारों धड़कनों के बीच तैर रही है। जब वह उतरी तो सामने 2 दरबार खड़े थे, एक दाएं एक बाएं। एक दरबार प्राचीन था, जहां बीरबल और अकबर विराजमान थे। दूसरा दरबार भविष्य का, जहां सब रोबोट और विचारधाराओं की आकृतियां बैठी थीं। बीच में खड़ा था समय, न्यायाधीश। भाग 3, आरोप, सत्य का हस्तक्षेप। समय ने घोषणा की, बीरबल पर आरोप है कि उन्होंने एक सच को समय से पहले प्रकट कर दिया, जिससे 2 युगों के संतुलन टूट गए। नूरी स्तब्ध थी, कौन सा सच? समय ने कहा, उन्होंने भविष्य में एक ऐसी कहानी कह दी थी जो अभी अतीत में घटनी बाकी थी। बीच में एक वाणी गूंजी, बीरबल की। मैंने सिर्फ वो कहा जो एक बच्चे की आंखों में देखा था। क्या दृष्टि भी अपराध है? भाग 4, नूरी का तर्क। नूरी ने समय से कहा, अगर सत्य समय से बंधा होता तो कल्पना अपराध बन जाती। भविष्य दरबार में बैठे एक यंत्रवादी ने कहा, लेकिन भविष्य को जान लेना लोगों को निर्णय से दूर करता है। नूरी बोली, लेकिन बीरबल ने भविष्य नहीं बताया, उन्होंने एक चेतावनी दी। क्या आंखें बंद रखना बेहतर होता? अब अतीत दरबार से एक वाणी आई, कभी कभी चेतावनी ही क्रांति होती है। भाग 5, गवाह, एक रोटी और एक सपना। अब गवाह बुलाए गए। पहले आई एक बोलती हुई रोटी। उसने कहा, बीरबल ने मुझसे पूछा था, क्या भूख भी समय जानती है? और तब उन्होंने मुझे भविष्य की भूख दिखा दी। फिर आया एक सपना। बीरबल ने मुझे पूछा, तू क्यों बिखर जाता है? मैंने कहा,
क्योंकि मैं अकेला हूं। तब बीरबल ने एक भविष्य देखा जहां हर सपना साझा होगा। समय ने पूछा, क्या ये हस्तक्षेप है? नूरी ने कहा, नहीं, ये मार्गदर्शन है। जैसे दीपक अंधेरे को रोकता नहीं, बस रास्ता दिखाता है। भाग 6 निर्णय की घड़ी। समय शांत हुआ। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम पछताते हो? बीरबल मुस्कुराए, मैं सिर्फ चाहता था कि मेरी संतानें डर से न सोचें, समय से परे सोचें। समय ने नूरी की ओर देखा। क्या तुम समय से बड़ी हो गई हो, नूरी? नूरी बोली, मैं तो अभी भी एक प्रश्न हूं, लेकिन मैं जानती हूं, उत्तरों का कोई समय नहीं होता। वे तो बस मिलते हैं। भाग 7 समय का न्याय। समय ने फैसला सुनाया। बीरबल दोषमुक्त हैं। लेकिन अब से हर वह व्यक्ति जो भविष्य की चेतावनी देगा, उसे एक उत्तरदायित्व भी लेना होगा, अपने शब्दों का भार समझना होगा। अतीत और भविष्य के दरबार एक साथ मिल गए। समय मुस्कराया। भाग 8 लौटना। जब नूरी लौटकर गांव आई, बच्चों ने पूछा, दीदी, समय का दरबार कैसा होता है? नूरी ने मिट्टी की किताब में अगला अध्याय लिखा। कभी कभी सत्य को बोलने से ज्यादा उसे समझने की जरूरत होती है। और समय, वो केवल सवाल पूछता है। और उस दिन आम के पेड़ पर एक नई घंटी टांगी गई। जो सवाल करे वही समय जीता है। समाप्त। क्या आप चाहेंगे अगला भाग? बीरबल की बेटी और भूलने वाला शहर खो, जहां नूरी ऐसे नगर में जाती है जहां लोग सब भूल चुके हैं और उसे याद दिलाना है कि वो कौन थे। बताइए, तुरंत लिख दूं। शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 9। 5000 शब्दों की अगली कड़ी, बीरबल की बेटी और बिना चेहरों वाला दरबार। भाग 1 अजीब बुलावा। एक सुबह जब नूरी अपने आंगन में मिट्टी की किताब में चेहरा शब्द लिख रही थी, उसकी अंगुली जल गई, जैसे शब्द ने उसे डांटा हो। तभी एक संदूक प्रकट हुआ, न ताला न कुंजी। बस एक परछाई ने उससे कहा, उस दरबार चलो जहां कोई किसी को पहचानता नहीं, जहां चेहरों से सच छिपाया जाता है और झूठ मुस्कराता है। संदूक खुला, एक नकाब रखा था। नीचे लिखा था, पहचान वहां मायने नहीं रखती जहां हर चेहरा उधार का हो। भाग 2 प्रवेश दरबार में। नूरी संदूक में कूद गई और जब निकली तो एक सुनहरी नगर में थी। हर कोई बेहद सुंदर था, मुस्कराता था, पर सबका चेहरा एक जैसा था। दरबार में राजा बैठा था, पर वह भी दूसरों की तरह। कोई नहीं जानता था असली कौन है, सेवक या सम्राट। एक पहरेदार ने नूरी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा चेहरा कहाँ है? नूरी ने कहा, मेरा चेहरा मेरा नहीं, मेरी कहानी है। मैं खुद से आई हूं। भाग 3 समस्या का खुलासा। राजा बोला, हमने चेहरे इसलिए छोड़े ताकि कोई किसी को जज न करे, पर अब कोई किसी पर विश्वास भी नहीं करता। प्रजा चिल्लाई, हम जानना चाहते हैं कौन राजा है, कौन चोर है, कौन नियत से आया, कौन स्वार्थ से। नूरी ने कहा, चेहरे छिपाने से भेद नहीं मिटते, वे और गहरे हो जाते हैं। आइए एक खेल खेलें, चेहरा कहता है। भाग 4 चेहरा कहता है, नूरी का खेल। नूरी ने 3 सवालों के उत्तर देने को कहा। 1 आपने आखिरी बार कब सच बोला था? 2 कब किसी का चेहरा देखकर उसे झूठा माना था? 3 कब अपने चेहरे से भागना चाहा? हर उत्तर पर नकाब खुद ब खुद बदलने लगे। जो झूठ बोले उनका चेहरा कांच बन गया। जो सच बोले उनके चेहरे पर खुद की असली शक्ल लौटने लगी। अंत में सिर्फ 10 लोग असली चेहरों के साथ बचे, बाकी सब झूठ में गुम हो गए।
भाग 5 राजा की पहचान। अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। राजा कौन है? हर कोई बोला मैं। लेकिन नूरी ने कांच वाले नकाबों में देखा। सिर्फ एक ऐसा चेहरा था जिसमें शर्म, पछतावा और सच्चा डर था। वह चुप था, झुका हुआ। नूरी ने कहा, यही है राजा, क्योंकि वही जानता है कि चेहरा सिर्फ गर्व नहीं, जिम्मेदारी भी है। राजा रो पड़ा। मैंने डर के मारे सबको एक चेहरा दे दिया। अब मैं खुद को नहीं पहचानता। भाग 6 सच्चे चेहरे की वापसी। नूरी ने मिट्टी की किताब खोली और उसमें लिखा, चेहरा वह नहीं जो दिखता है, चेहरा वह है जो छुपाने की कोशिश करता है। फिर वह किताब से आईना सूत्र निकली, बीरबल की पुरानी तरकीब। हर नागरिक को उसमें देखने को कहा गया। जो जैसा भीतर था वैसा बाहर दिखने लगा। अब कोई सुंदर था, कोई थका हुआ, कोई निहायत मासूम। लोग डर गए, पर नूरी ने कहा, यही है तुम। अब डर कर नहीं, जी कर बदलो। भाग 7 चेहरों का दरबार, अब दिलों का नगर। बिना चेहरों वाला दरबार अब मानवपुर कहलाया। वहां चेहरा नहीं, व्यक्तित्व देखा जाता था। हर बच्चा आईने में दिन में एक बार देखता और खुद से पूछता, क्या मैं वही हूं जो मैं होना चाहता हूं? नूरी वहां से लौटते समय सोच रही थी। बाबा बीरबल ने एक बार कहा था, चेहरा बदलना आसान है, नियत बदलना कठिन। लेकिन नियत बदलो, चेहरा खुद बदल जाएगा। भाग 8 एक अजनबी की चिट्ठी। रास्ते में उसे एक चिट्ठी मिली। एक बिना नाम की चिट्ठी। मैं वो हूं जिसने तुम्हारा चेहरा कभी देखा था, जब तुम छोटी थीं और अपने पापा को बीरबल नहीं, बाबा कहती थीं। अब समय आ गया है कि तुम वहां जाओ जहां न बीरबल हैं, न उनकी परछाई। एक शहर जो तुम्हारे नाम पर है, पर जहां तुम्हारी पहचान भुलाई जा रही है। आओ नूरीगंज। वहां तुम्हारा सबसे कठिन न्याय इंतजार कर रहा है। समाप्त। क्या आप चाहेंगे अगला भाग? बीरबल की बेटी और नूरीगंज की विद्रोही परछाइयां, जहां उसे खुद से लड़ना पड़ता है। बताएं तुरंत अगला भाग लिख दूं। शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 10। 5000 शब्दों की अगली कड़ी, बीरबल की बेटी और नूरीगंज की विद्रोही परछाइयां। भाग 1 नूरीगंज की सर्द हवा। नूरी ने चिट्ठी पढ़ते ही रास्ता पकड़ा। नूरीगंज पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसे गले लगाया। वहां की गलियां सुनसान थीं, पर दीवारों पर छायाएं खेल रही थीं, जैसे जीवित हों। लोग नहीं दिखते थे, पर परछाइयां थी। हर परछाई अलग थी, कोई हंस रही थी, कोई रो रही, कोई लड़ रही थी। नूरी ने महसूस किया कि यहाँ पर लोग अपनी असली पहचान छोड़ चुके थे, पर उनकी परछाइयां विद्रोह कर रही थीं। भाग 2 परछाइयों का विद्रोह। परछाइयां एक दूसरे से लड़ रही थीं, फूट रही थीं, जैसे भीतर छुपे सच बाहर आना चाहते हों। नूरी ने उनसे बात की। तुम क्यों लड़ रही हो? सबने कहा, हम अपने असली रंग दिखाना चाहते हैं, लेकिन लोग हमें नहीं देख पाते। नूरी ने समझा कि यहाँ की परछाइयां उस अधूरे न्याय की गवाही दे रही थीं, जो बीरबल के परिवार पर साया डाले हुए था। भाग 3 अधूरी कहानियां। नूरी ने एक परछाई से पूछा, क्या तुम बीरबल की किसी कहानी से जुड़ी हो? परछाई बोली, हाँ, मैं भ्रम हूँ, वो भ्रम जो सबको उनकी असलियत से दूर ले गया। फिर एक और परछाई आई, मैं विफलता हूँ, जिसने पिता की आखिरी इच्छा अधूरी छोड़ दी। नूरी ने मिट्टी की किताब निकाली और लिखा, हर अधूरी कहानी एक न्याय का सवाल है। भाग 4 न्याय की खोज। नूरी ने तय किया कि उसे नूरीगंज के लोगों को याद दिलाना होगा कि वे कौन थे। उसने परछाइयों को एकत्र किया और कहा,
हम एक खेल खेलेंगे, सत्य का प्रतिबिंब। इसमें हर कोई अपनी परछाई को सच बताएगा। परछाइयां डर रही थीं, पर एक एक करके सच कहने लगीं। भाग 5 सच की परछाइयां। परछाइयां बोली, मैं वो भय हूं जो पिता को बंदी बनाता है। मैं वो प्रेम हूं जो मां ने खो दिया। मैं वो हिम्मत हूं जो कभी न खोई जानी चाहिए थी। नूरी ने लिखा, सच को सुनना पहला कदम है न्याय की ओर। भाग 6 छिपे हुए चेहरे। अचानक एक परछाई निकली, मैं विश्वासघात हूं। मैंने बीरबल के परिवार को टूटने दिया। नूरी ने पूछा, तुम कैसे आई यहां? परछाई ने कहा, जब लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते तो मैं जन्म लेती हूं। नूरी ने कहा, तो विश्वास बहाल करना होगा। भाग 7 एकता की चिंगारी। नूरी ने परछाइयों को जोड़ा। चलो मिलकर एक नई कहानी लिखें, जहां हर सच सुना जाए, हर भ्रम मिटे। परछाइयां एक होकर एक दीवार पर टंग गईं, जहां हर सच और हर दर्द लिखा गया। धीरे धीरे शहर की गलियों में लोग लौटने लगे, वे अपनी परछाइयां देख पाने लगे। भाग 8 नया न्याय। नूरी ने एक नया दरबार लगाया, जहां चेहरे नहीं बल्कि परछाइयां बैठती थीं। हर फैसला सच और विश्वास पर आधारित था। नूरी ने मिट्टी की किताब में लिखा, जहां सच छुपा होता है वहां परछाई बोलती है। न्याय वही है जो परछाइयों को सुने। भाग 9 लौटते कदम। नूरी लौट रही थी जब उसे एक आवाज सुनाई दी, बीरबल की बेटी, तुम्हारा न्याय शुरू हुआ है। वह रुक गई और हंसी, एक नई उम्मीद के साथ। समाप्त। क्या आप चाहेंगे अगला भाग, बीरबल की बेटी और समय का अंतिम सवाल, जहां नूरी को अपने परिवार के सबसे बड़े रहस्य से सामना करना होगा? बताइए, मैं लिख दूं। शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 11। 5000 शब्दों की अगली कड़ी, बीरबल की बेटी और समय का अंतिम सवाल। भाग 1 समय का दरवाजा। नूरी ने महसूस किया कि अब न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा उसके सामने है। उसके सामने एक दरवाजा था जो कहीं से भी खुलता और बंद होता था, लेकिन हर बार खुलने पर अंदर का दृश्य बदल जाता था। दरवाजे पर लिखा था, जो समय को समझेगा वही न्याय करेगा। पर समय सबसे बड़ा सवाल पूछेगा। क्या तुम जवाब देने को तैयार हो? भाग 2 बीरबल की धरोहर। दरवाजा खुला और नूरी को एक विशाल पुस्तकालय में पहुंचा दिया गया। यहाँ की हर किताब में बीरबल की कहानियां थीं, पर वे एक एक कर गायब हो रही थीं। नूरी को एहसास हुआ कि समय की परीक्षा का मतलब है अपनी जड़ों को भूलना नहीं। भाग 3 पहला सवाल, समय क्या है? दरवाजे से आवाज आई, समय क्या है? यह एक नदी है, एक वृक्ष है या एक खिड़की? नूरी ने जवाब दिया, समय वह है जिसमें हम अपनी कहानियां जीते हैं। वह नदी है जो बहती है, वृक्ष है जो बढ़ता है, और खिड़की है जिससे हम भविष्य को देखते हैं। भाग 4 दूसरा सवाल, क्या समय को बदला जा सकता है? एक और आवाज ने पूछा, क्या समय को बदला जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या इसका अर्थ भविष्य भी बदलेगा? नूरी ने कहा, हम समय को नहीं बदल सकते, पर अपने कर्मों से समय की धारा को दिशा दे सकते हैं। भविष्य हमारे कर्मों की परछाई है। भाग 5 तीसरा सवाल, न्याय और समय का संबंध। आखिरी सवाल आया, न्याय और समय का क्या संबंध है? क्या न्याय कभी पुराना हो सकता है? नूरी ने उत्तर दिया, न्याय समय से ऊपर है, पर समय के बिना न्याय अधूरा। न्याय हर समय नया होता है, जैसा समय बदलता है वैसे न्याय भी।
पुराने न्याय को समझकर ही नया न्याय दिया जा सकता है। भाग 6 बीरबल का संदेश। दरवाजा बंद हुआ और नूरी के सामने एक पत्र आया। बीरबल का अंतिम संदेश। बेटी, समय की परीक्षा सबसे कठिन होती है, पर याद रखो न्याय का असली मतलब है दूसरों के दर्द और खुशी को समझना। समय चाहे जैसा भी हो, न्याय वही है जो इंसानियत बनाए रखे। 2 बाबा। भाग 7 वापसी का रास्ता। नूरी ने मिट्टी की किताब खोली और लिखा, समय और न्याय दो साथी हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। जब हम समय को समझेंगे तब न्याय का अर्थ भी समझ पाएंगे। वह दरवाजा पार कर वापस अपने गांव लौटी। भाग 8 नया सूरज। गांव में सूरज की किरणें नए अंदाज में चमक रही थीं। नूरी ने सबको बताया कि समय से डरना नहीं, उसे समझना है और न्याय को हमेशा नए समय के अनुसार देना है। गांव वाले खुशी से गूंज उठे, अब हमारा न्याय और भी मजबूत होगा। समाप्त। क्या आप चाहेंगे अगला भाग, बीरबल की बेटी की नई शुरुआत, जहां नूरी अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाती है, या कोई नया विषय? बताइए। शीर्षक बीरबल का परिवार, भाग 12। 5000 शब्दों की अगली कड़ी, बीरबल की बेटी की नई शुरुआत। भाग 1 नई सुबह, नया सफर। नूरी ने न्याय की नई समझ के साथ गांव लौटकर ठाना कि अब वह अपने परिवार की विरासत को नई ऊर्जा देगी। उसने मिट्टी की किताब खोली और लिखा, विरासत सिर्फ खजाना नहीं, जिम्मेदारी है। भाग 2 नया दरबार, नई व्यवस्थाएं। नूरी ने गांव में नया दरबार स्थापित किया, दरबार हकीकत। यह दरबार केवल न्याय का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ का भी मंदिर था। लोगों को यहाँ अपने दर्द और खुशियों को बताने का मौका मिला। हर केस को न केवल कानूनी रूप से बल्कि दिल से भी सुना जाता था। भाग 3 न्याय के नए नियम। नूरी ने कुछ नए नियम बनाए। झूठ पकड़ा जाएगा पर सजा नहीं, बल्कि सुधार दिया जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी कहानी बताने का पूरा अधिकार होगा। न्याय का निर्णय केवल तथ्यों पर नहीं, बल्कि भावनाओं और सामाजिक परिस्थिति पर भी आधारित होगा। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। भाग 4 परिवार की भागीदारी। नूरी ने अपने परिवार के सदस्यों को भी न्याय में शामिल किया। उसके भाई, बहन और माता-पिता ने भी न्याय को समझा और अपनी भूमिका निभाई। बीबी, जो पहले सिर्फ गृहिणी थी, अब न्याय के मामलों में सलाहकार बन गई। भाई ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि न्याय केवल अदालत का काम नहीं, बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। भाग 5 पुरानी रंजिशें और नई उम्मीदें। गांव में पुरानी दुश्मनी थी, जिसे नूरी ने दरबार में बैठकर सुलझाने का फैसला किया। उसने लोगों को समझाया कि न्याय के बिना समाज टिक नहीं सकता। धीरे धीरे पुरानी रंजिशें खत्म होने लगीं और गांव में एकता का माहौल बनने लगा। भाग 6 एक नई समस्या। लेकिन नूरी के सामने एक नई चुनौती आई। एक अज्ञात ताकत गांव के पास के जंगल में अंधेरा फैला रही थी, जिससे लोग डरने लगे थे। नूरी ने तय किया कि वह इस समस्या का भी न्यायपूर्ण समाधान निकालेगी। भाग 7 जंगल का रहस्य। नूरी ने अपने परिवार के साथ जंगल का दौरा किया। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ पुराने पेड़ काटे जा रहे थे, जिससे जंगल की आत्मा दुखी हो रही थी। नूरी ने समझा कि प्रकृति का न्याय भी इंसान के न्याय जितना महत्वपूर्ण है। भाग 8 न्याय में विस्तार। नूरी ने गांव वालों को प्रकृति के साथ न्याय करने की सीख दी।
उन्होंने मिलकर जंगल की सुरक्षा के लिए नियम बनाए और एक नया संगठन बनाया, प्रकृति न्याय समिति। गांव वालों ने सीखा कि न्याय सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों और प्रकृति के लिए भी है। भाग 9 बीरबल की विरासत आगे बढ़ी। नूरी की मेहनत और समझ से गांव में न केवल न्याय की स्थापना हुई, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना भी जागी। उसने मिट्टी की किताब में लिखा, बीरबल की विरासत में सिर्फ बुद्धिमानी नहीं, करुणा और समझ भी है। और ये विरासत अब मेरी जिम्मेदारी है। भाग 10 भविष्य की ओर। नूरी ने महसूस किया कि यह तो शुरुआत है। अगले सफर में उसे और भी बड़े सवालों का सामना करना होगा। पर वह तैयार थी, क्योंकि अब उसके पास न केवल बीरबल का नाम था, बल्कि न्याय की नई भाषा भी। समाप्त। क्या आप चाहेंगे अगला भाग, बीरबल की बेटी और न्याय का नया युग, जहां नूरी अपने काम को पूरे साम्राज्य में फैलाती है? या फिर कोई और कहानी? बताइए। शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 13। 5000 शब्दों की अगली कड़ी, बीरबल की बेटी और न्याय का नया युग। भाग 1 साम्राज्य की पुकार। नूरी के न्याय और समझ की कहानी अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के कई गांवों और शहरों से लोग उससे मिलने आने लगे, ताकि वे भी अपने विवादों का न्याय पा सकें। साम्राज्य के दरबार तक ये खबर पहुंची और स्वयं बादशाह अकबर ने नूरी को आमंत्रित किया। भाग 2 अकबर का दरबार। नूरी ने सोचा, अब मुझे न्याय का विस्तार पूरे साम्राज्य तक करना होगा। अकबर के दरबार में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भी न्याय के कई सवाल अनसुलझे पड़े थे। अकबर ने कहा, तुम्हारे पास बीरबल की बुद्धिमानी है और तुम्हारे न्याय की भाषा दिल से जुड़ी है। क्या तुम मेरे साम्राज्य के लिए भी न्याय व्यवस्था को नया रूप दे सकती हो? भाग 3 नया न्यायिक आयोग। नूरी ने प्रस्ताव रखा कि पूरे साम्राज्य में न्याय के लिए एक नया आयोग बनाया जाए, जिसमें केवल कानून नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाए। अकबर ने इसे मंजूर कर लिया। भाग 4 चुनौतियां और विरोध। साम्राज्य के कई पुराने मंत्री और अधिकारी इस बदलाव के विरोध में थे। वे कहते थे, ऐसे भावनात्मक न्याय से व्यवस्था ढह जाएगी। पर नूरी ने हार नहीं मानी और अपने परिवार के साथ मिलकर धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया। भाग 5 जनता की भागीदारी। नूरी ने जनता की भागीदारी को न्याय व्यवस्था का केंद्र बनाया। लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर न्यायिक मामलों में शामिल होने लगे। इससे न्याय पारदर्शी और भरोसेमंद बना। भाग 6 नई कहानियां, नए न्याय। नूरी ने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाली कहानियां सुनकर न्याय के नए नियम बनाए। हर क्षेत्र की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। इस तरह न्याय एक जीवित और विकसित होती प्रक्रिया बन गया। भाग 7 बीरबल की विरासत की पुनः पुष्टि। एक समारोह में अकबर ने कहा, बीरबल की विरासत अब नूरी के हाथों में सुरक्षित है। उसने न्याय को नई जान दी है। नूरी ने जवाब दिया, न्याय केवल कानून नहीं, यह समझ और करुणा का नाम है। भाग 8 न्याय का युग। साम्राज्य में न्याय का नया युग शुरू हो गया। लोग न्याय के लिए डरते नहीं, बल्कि भरोसा करते थे। नूरी की कहानी हर दिल में थी। भाग 9 भविष्य की चुनौतियां। पर नूरी जानती थी कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में और भी कठिन सवाल सामने आएंगे, पर वह तैयार थी। भाग 10 मिट्टी की किताब में नया अध्याय। नूरी ने मिट्टी की किताब में लिखा, न्याय का नया युग वह होगा जहां हर आवाज सुनी जाएगी।
और हर दिल की धड़कन न्याय की भाषा बनेगी। समाप्त। क्या आप चाहेंगे अगला भाग, नूरी और समकालीन राजनीति की जटिलताएं, जिसमें नूरी को सत्ता और न्याय के बीच संतुलन बनाना होगा, या कोई और कहानी? बता दीजिए। एक शीर्षक, बीरबल का परिवार। एक भावनात्मक, हास्य और दर्शन से परिपूर्ण 5000 शब्दों की कहानी। भाग एक, एक सवाल जो बीरबल से भी कठिन था। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। दरबारी अपने अपने स्थान पर थे और बीरबल मुस्कुराते हुए अपने स्थान पर विराजमान थे। तभी अचानक अकबर ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे बीरबल भी पल भर के लिए चुप हो गए। बीरबल, अकबर ने कहा, हमने आज तक तुम्हारी चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य देखी है, पर आज हम जानना चाहते हैं, तुम्हारा परिवार कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी बीरबल के परिवार के विषय में नहीं पूछा था। बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल ने कहना आरंभ किया। भाग दो, वो गांव जहां बीरबल बीरबल नहीं था। मैं जिस गांव में जन्मा, वहां मेरा नाम बीरबल नहीं बल्कि महेश दास था। मेरा परिवार छोटा था, माता, पिता और मेरी छोटी बहन सुधा। मेरे पिता एक मामूली किसान थे, परंतु उनके विचार बहुत ऊंचे थे। वे कहा करते, बुद्धि खेत में नहीं उगती बेटा, लेकिन अगर सोच के बीज बोओगे तो फसल जरूर खिलेगी। माँ सरल थीं, पर उनके भीतर एक अनोखी कठोरता थी, वो जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराकर सहती थीं। और सुधा, वो तो मेरी आत्मा का आईना थी। उसकी हंसी मेरी दुनिया थी। बीरबल की आंखें थोड़ी नम हो गईं। दरबार में हर कोई ध्यान से सुन रहा था। भाग 3, बीरबल की पहली परीक्षा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए। खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं। पिता ने निर्णय लिया कि मैं शहर जाऊं और कुछ कमाकर लाऊं। माँ ने मेरी पोटली में 2 रोटियां रखीं, एक आज के लिए, एक कल के लिए। जब मैं घर से निकला, सुधा ने मेरी जेब में एक छोटी सी गुड़िया रख दी, ताकि तुम्हें अपने घर की याद आती रहे भैया, उसने कहा। मैं चलता गया और एक दिन इस दरबार तक पहुंच गया। भाग 4, बीरबल का नया परिवार। जहां पनाह, जब मैंने आपके दरबार में प्रवेश किया, तब मुझे 2 परिवार मिल गए, एक जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरा जिसने मुझे पहचान दी। आप मेरे पिता जैसे हैं, जो हर समय मेरी परीक्षा लेते हैं और मेरी गलतियों को क्षमा भी करते हैं। यह दरबार मेरी माँ की तरह है, अनुशासन में कठोर पर भीतर से कोमल। और ये दरबारी, बीरबल हंसा, ये मेरी बहन की तरह हैं, कभी मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, कभी मेरी तारीफ करते हैं, पर अंततः मेरा साथ नहीं छोड़ते। दरबार में हंसी की फुहार सी छूट पड़ी। भाग 5, एक चिट्ठी सुधा की। परंतु जहां पनाह, एक दिन एक चिट्ठी आई गांव से। लिखा था कि माँ अब इस संसार में नहीं रही। और सुधा, उसने विवाह कर लिया है, पर हर साल एक चिट्ठी भेजती है, भैया, दरबार की चमक में हमें मत भूल जाना। मैं जवाब नहीं भेजता, क्योंकि डरता हूं कि कहीं मेरी चिट्ठी उस मिट्टी से बाहर न निकल जाए जो माँ की समाधि पर चढ़ी है। लेकिन हर वर्ष उसकी चिट्ठी मेरी टेबल पर आकर रख जाती है, जैसे वो अब भी मेरी छोटी बहन हो जो कह रही हो, भैया, घर आओ ना। भाग 6, बीरबल का दर्शन। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीर होते हुए कहा, परिवार खून का रिश्ता नहीं होता, वह एक भाव होता है। कभी वह भाव माँ की रसोई में दिखता है, कभी दरबार की बहसों में, कभी वह भाई बहन की छेड़छाड़ में होता है,
कभी एक दोस्त की चुप्पी में, और कभी कभी वह भाव एक गुड़िया में छिपा होता है जो जेब में रहती है पर दिल को बांधे रखती है। बीरबल ने अपनी जेब से वही छोटी गुड़िया निकाली। मैं इस गुड़िया को हमेशा साथ रखता हूँ। यही मेरी जड़ों की याद है। यही मेरे परिवार की सबसे प्यारी निशानी है। भाग 7 अकबर का मौन। अकबर कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने एक ऐसी बात कही है जो किसी किताब में नहीं बल्कि आत्मा में लिखी जाती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे दरबार में तुम जैसे व्यक्ति हैं जिनका परिवार केवल 4 दीवारों में नहीं बल्कि दिलों की दीवारों में बसता है। भाग 8 अंत में एक रात्रि, एक चिट्ठी। उस रात बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने सुधा की एक नई चिट्ठी थी। भैया, इस बार सोच लिया है, मैं आ रही हूं। गांव अब सूना लगता है। तुम्हारा घर अब तुम हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक उत्तर लिखा, आ जाओ सुधा, इस बार माँ की जगह मैं तुम्हारे लिए रोटियां बनाऊंगा। और वो गुड़िया अब भी मेरी जेब में है। चांद बाहर चमक रहा था और बीरबल अपने परिवार की ओर लौट रहा था, शब्दों में, स्मृतियों में और हृदय में। समाप्त। यह कहानी बीरबल के परिवार के बहाने जीवन की उन अदृश्य डोरों को छूती है जो खून से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। अगर आप चाहें तो इसका दूसरा भाग भी लिखा जा सकता है, जहां सुधा दरबार आती है और बीरबल को फिर से महेश भैया कहती है। शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 2। 5000 शब्दों की गहराई में डूबी एक कहानी, जब सुधा आई दरबार में। भाग 1 चिट्ठी के बाद की सुबह। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि बीरबल के कक्ष के बाहर हलचल सी होने लगी। सेवकों ने सूचना दी, एक युवती आई है जिसने कहा है कि वह बीरबल जी की बहन है। उसका नाम सुधा है। बीरबल उस पल चौंक गए। वर्षों बाद, इतने दिनों की चिट्ठियों के बाद, आज वह वास्तव में आ गई थी। उन्होंने तुरंत सेवक को आदेश दिया, उसे आदरपूर्वक भीतर लाओ। नहीं, रुको, मैं स्वयं जाता हूं। बीरबल पहली बार दरबार की वेशभूषा में नहीं बल्कि अपने पुराने ग्रामवासी कपड़ों में निकल पड़े। भाग 2 पुनर्मिलन का मौन। दरबार के बाहर दरख्त की छाव में एक स्त्री बैठी थी जिसकी आंखें शहर की दीवारों से नहीं, स्मृतियों से जूझ रही थीं। सुधा, बीरबल की आवाज कांपी। वो उठी। कुछ पल उसकी आंखें उसे पहचान नहीं पाईं। फिर जैसे बीते बरस बहकर आंखों से गिर पड़े। भैया। दोनों कुछ कहे बिना एक दूसरे से लिपट गए। कोई दरबारी पास नहीं था, कोई साज नहीं बज रहा था, पर बीरबल के जीवन का सबसे मधुर संगीत वहीं उस नीरव क्षण में बज रहा था। भाग 3 दरबार में एक बहन। अगले दिन अकबर के विशेष अनुरोध पर बीरबल ने सुधा को दरबार में आमंत्रित किया। सभी दरबारी चकित थे। बीरबल, जो सबसे गंभीर और चतुर रहता है, आज उसकी आंखों में एक अजीब सा बचपना है। अकबर मुस्कुराए, तो तुम ही हो बीरबल की बहन? हम तुम्हारे विषय में बहुत सुन चुके हैं। सुधा ने झुककर नमस्कार किया। जहां पनाह, अगर बीरबल आपके दरबार का रत्न है तो जान लीजिए वह हमारे घर की भी सबसे चमकदार दिया है। दरबार में हल्की हंसी बिखर गई और बीरबल की आंखों में गर्व छलक उठा। भाग 4 बीते कल की छाया। संध्या को बीरबल और सुधा महल के बाग में बैठे थे। भैया, सुधा ने कहा, क्या तुम्हें कभी अपने पुराने घर की याद नहीं आती? आती है, रोज आती है। मैं जब किसी जटिल समस्या को सुलझाता हूं तो माँ की आंखें याद आती हैं।
जब कोई दरबारी मुझसे उलझता है तो पिता की शांत मुस्कान याद आती है, और जब मैं खुद से हारता हूं तो तुम्हारी चिट्ठियां मेरी ताकत बनती हैं। सुधा ने धीरे से बीरबल का हाथ थाम लिया। तो चलो एक दिन गांव चलते हैं, वहां की मिट्टी को भी पता चले कि उसका बेटा कहां तक पहुंचा है। भाग 5 दरबारी प्रश्न। अगले दिन राजा अकबर ने दरबार में एक नया प्रश्न उठाया। अगर आपको एक दिन के लिए अपना पद छोड़ना पड़े और किसी अपने को देनी हो तो किसे चुनोगे बीरबल? बीरबल ने बिना झिझके उत्तर दिया, सुधा को। दरबार में खुसुर फुसुर हुई। एक स्त्री, वह भी जो दरबार से अनजान है? अकबर मुस्कुराए, तुम्हारे उत्तर का कारण? बीरबल बोले, क्योंकि एक बहन वही देख सकती है जो आंखें नहीं देख सकती। वह संवेदना को समझती है, न्याय को नहीं पढ़ती, जीती है। यदि शासन में करुणा हो तो न्याय स्थायी होता है। दरबार स्तब्ध रह गया। भाग 6 परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हम भी उसे एक परीक्षा देना चाहेंगे। अगर वह उसमें सफल हो जाए तो हम उसे दरबार की बहन की उपाधि देंगे। सुधा ने सहमति दी। परीक्षा थी। एक बुजुर्ग स्त्री और एक अमीर व्यापारी एक ही बच्ची पर दावा कर रहे थे। दोनों कह रहे थे, यह मेरी बेटी है। अकबर ने सुधा से पूछा, निर्णय लो, कौन सही है? सुधा चुप रही। उसने बच्ची से पूछा, तू किसके पास जाना चाहती है? बच्ची ने बुजुर्ग स्त्री की ओर इशारा किया। सुधा बोली, बच्चों की भाषा दिल की होती है। न्याय वहीं होता है जहां ममता है, संपत्ति नहीं। अकबर ने घोषणा की, सुधा, तुम अब इस दरबार की आधिकारिक बुआ हो। भाग 7 बीरबल फिर बच्चा बना। उस रात बीरबल और सुधा साथ बैठे। भैया, सुधा बोली, अब तुम बीरबल नहीं, सिर्फ महेश हो। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या तुम अब भी मुझे वही गुड़िया थमाओगी अगर मैं डर जाऊं? सुधा हंसी, अब तुम नहीं डरते, पर जब थक जाओ तो ये लो, वही गुड़िया अब भी तुम्हारे लिए है। बीरबल ने गुड़िया थामी और आंखें मूंद लीं। वह बीरबल नहीं था अब, वह फिर वही छोटा भाई था जो बहन की गोद में निडर होकर सो जाता था। भाग 8 अंतिम पंक्तियां। कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं कहे जाते, वे जीते जाते हैं। बीरबल ने भले ही इतिहास में चतुराई के लिए स्थान पाया हो, परंतु जो स्थान सुधा ने उसे दिया वह किसी किताब में नहीं, केवल हृदयों में बसता है। और जब कभी अकबर बीरबल से कठिन सवाल पूछते तो बीरबल मुस्कुरा देते, क्योंकि अब उनके पास उत्तर देने वाला कोई और था जो चिट्ठियों में नहीं, सजीव रूप में उनके साथ था। समाप्त। अगर आप चाहें तो इस कहानी का अगला भाग लिखा जा सकता है, जिसमें बीरबल और सुधा साथ गांव लौटते हैं और अतीत के रहस्य खुलते हैं। शैल आई राइट दैट नेक्स्ट? शीर्षक, बीरबल का परिवार, भाग 3। 5000 शब्दों की भावनात्मक यात्रा, बीरबल और सुधा की गांव वापसी। भाग 1 एक निर्णय, एक वापसी। सुधा को दरबार में सम्मान मिलने के बाद भी उसका मन कहीं अधूरा था। बीरबल ने महसूस किया, उसकी आंखें अक्सर महल की दीवारों से पार देखती हैं, जैसे कुछ खोज रही हों या याद कर रही हों। एक दिन बीरबल ने उससे पूछा, गांव चलें? सुधा चौंकी नहीं, बस मुस्कुराई, जैसे वही उत्तर चाहती थी। अकबर को सूचना दी गई। उन्होंने सादगी से कहा, बीरबल, तुम जहां जाओ वहां न्याय, बुद्धि और स्नेह अपने आप पहुंच जाते हैं। जाओ, लेकिन लौटना जरूर। भाग 2 रास्ते की खामोशी। महल से गांव तक का रास्ता लंबा था, लेकिन उससे लंबे थे वे मौन क्षण जो बीरबल और सुधा के बीच बीते। हर पेड़, हर मोड़, हर नदी एक स्मृति थी।
सुधा बोली, याद है वो आम का पेड़ जहां हम छुप छुप कर किताबें पढ़ते थे। बीरबल हंसा और माँ कहती थी, विद्या पेड़ पर नहीं लटकती, जमीन पर बैठो। वे दोनों हंस पड़े। वर्षों का फासला जैसे मिट गया। भाग 3 गांव की मिट्टी। गांव पहुंचते ही हवा का स्वाद बदल गया। मिट्टी की महक जैसे माँ की रसोई से उठी हो। लोग चौंक गए, महेश दास लौट आया है, पर अब वह बीरबल है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने सवाल पूछे, क्या तुम सच में बादशाह के सबसे चतुर मंत्री हो? बीरबल मुस्कुराए, चतुरता वही होती है जो गांव की गली में भी मुस्कान बांटे और दरबार में भी। भाग 4 माँ की चौखट। पुराना घर वहीं खड़ा था, पर अब दीवारें कुछ झुकी हुई थीं, जैसे माँ की अनुपस्थिति का बोझ ढो रही हों। सुधा भीतर भागी। माँ की चौखट को छूकर रो पड़ी। बीरबल ने अपनी माँ की वो पुरानी चप्पल देखी जो अब भी चौखट के कोने में पड़ी थी। माँ कभी नहीं जाती, उन्होंने कहा, वो बस आंखों से ओझल होती है, दिल से नहीं। उन्होंने उसी जगह बैठकर माँ के लिए मिट्टी का दीपक जलाया। भाग 5 पिता की खामोशी। बीरबल गांव के तालाब पर गए, जहां उनके पिता अक्सर बैठा करते थे। एक वृद्ध व्यक्ति अब भी वहां बैठा था। तुम्हारे पिता के साथ कई दफा बातें की थीं, उसने कहा। वो कहते थे, मेरा बेटा एक दिन दुनिया को सिखाएगा कि सोच तलवार से बड़ी होती है। बीरबल कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने झुककर तालाब का पानी अपनी आंखों पर लगाया। भाग 6 सुधा का निर्णय। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद सुधा ने बीरबल से कहा, भैया, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। अब दरबार की रोशनी मुझे आंखों में चुभती है, पर यहाँ की मिट्टी दिल को सुकून देती है। बीरबल चुप रहे। वो जानते थे, कुछ लोग लौटने के लिए नहीं आते, बल्कि वहीं रहने के लिए लौटते हैं। भाग 7 बीरबल का विदा। अंतिम दिन बीरबल ने गांव में एक सभा की। उन्होंने वहां एक छोटी पाठशाला की नींव रखी। यह स्कूल मेरी माँ के नाम पर होगा, उन्होंने कहा। यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि सोचना भी सीखेंगे। सुधा ने अपने हाथों से पहली ईंट रखी। जब बीरबल विदा लेने लगे, गांव की स्त्रियों ने आरती उतारी और बच्चों ने कहा, बीरबल चाचा, फिर आना। बीरबल बोले, अब जब भी सोचूंगा, यही आ जाऊंगा, तुम्हारे ख्वाबों में, कहानियों में और इस मिट्टी में। भाग 8 चिट्ठी की अंतिम पंक्ति। महल लौटकर बीरबल को एक चिट्ठी मिली, सुधा की। भैया, अब मैं रोज माँ की चौखट पर दीपक जलाती हूँ। तुम्हारा स्कूल हर सुबह बच्चों की हंसी से गूंजता है। अब तुम जब लौटो तो मंत्री की पोशाक नहीं, महेश भैया की मुस्कान लेकर आना। बीरबल ने चिट्ठी को सीने से लगाया।